एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके, सो एनएमआर इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स लाइट मैटर इंटरेक्शन है ना। सो इसमें जो हम जो रेडिएशंस जो यूज़ करते हैं दोज आर रेडियो वेव्स विच इंटरेक्ट्स विद अवर न्यूक्लियाई एंड it is an absorption spectroscopy. Okay, it's an absorption spectroscopy and इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई की स्पिन ट्रांजिशंस। ओके, सो जब रेडियो वेव्स न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करती है तो उस न्यूक्लियाई के स्पिन ट्रांजिशन होते हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, सो मान लो अगर एक न्यूक्लियाई अपनी ग्राउंड स्टेट में था और इस स्पिन में प्रेजेंट था तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जब वो क्या करेगा, रेडियो वेव अब्जॉर्ब करेगा तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कौन से न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, जो एनएमआर शो करते हैं, तो उसके लिए आते हैं सिलेक्शन रूल। ठीक है, सिलेक्शन रूल के लिए आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ आई। ठीक है, तो वो सब न्यूक्लियाई जिनका आई ज़ीरो होता है उनमें स्पिन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ओके, और वो न्यूक्लियाई जिनमें आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो उन न्यूक्लियाई में स्पिन प्रेजेंट होती है और वो न्यूक्लियाई हमारे एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी न्यूक्लियाई का आई ज़ीरो है या आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो उसके लिए आपको याद रखना है ये चीज़। कोई भी न्यूक्लियाई है उसका आप एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर उसका आप मास नंबर देखेंगे। ठीक है, अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है और उसका मास नंबर भी इवन है तो वो जो हमारा न्यूक्लियाई है उसका आई जो है वो ज़ीरो होता है और वो हमारा न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होता है। अगर किसी न्यूक्लियाई में आई एटॉमिक नंबर इवन है और मास नंबर ऑड है तो वो न्यूक्लियाई में आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और वो हमारा एनएमआर एक्टिव होगा। अब इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आई इक्वल्स टू ज़ीरो का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 6C12 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, 18O16, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव। किसी का एटॉमिक नंबर इवन है और मास नंबर ऑड है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 6C13, तो 13C एनएमआर हम पढ़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑड हो और मास नंबर इवन हो, तो वो भी आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और वो भी एनएमआर एक्टिव होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 7 and 14। ठीक है, 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम। ठीक है, फोर्थ केस है हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड हो और मास नंबर भी ऑड हो, तो वो भी हमारे आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और वो भी हमारा न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि 1H1 प्रोटॉन एनएमआर है ना, 1H एनएमआर हम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है। ठीक है, तो जो 1H एनएमआर जो हम पढ़ते हैं उसके केस में आई की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ, और 13C जो एनएमआर पढ़ते हैं उसमें भी आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ठीक है, तो ये आप टेबल याद रख सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको पता करना है कि कौन सा एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है और कौन सा नहीं है, तो आप इस टेबल की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो हम इस लेक्चर में 1H एनएमआर और 13C एनएमआर दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया कि हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका आई क्या होता है, हाफ, और 13C में भी आई क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये दोनों ही हम
साथ साथ में इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन है वो कैसे होते हैं। ठीक है, एनएमआर में। तो जब हमारे एनएमआर एक्टिव जो न्यूक्लियाई है, इसमें जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इसके जो स्पिन स्टेट जो है वो क्या हो जाते हैं, नॉन डिजनरेट हो जाते हैं। ओके, वो स्प्लिट हो जाता है। तो कैसे, वो हम देखते हैं। तो I=½ है। अभी I=½ जो है वो +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। स्पिन अपोजिट भी हो सकती है, स्पिन जो है वो अपोजिट भी हो सकती है और इन डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो दोनों ही स्टेट यहाँ पे क्या होंगे, सेम एनर्जी में होंगे। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे B0, तो ये जो है I=½ जो है वो n+1 से स्प्लिट हो जाएगा। ओके, जो I=½ स्टेट जो है वो हमारी स्प्लिट हो जाएंगी, किस फार्मूला से, 2I+1 के फार्मूला से स्प्लिट हो जाएगी। तो 2I+1 तो 2 × ½ + 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। मतलब जो हाफ जो है वो 2 स्टेट में ब्रेक हो जाएगा। और 2 स्टेट कौन कौन सी होगी, +½ एंड -½ तो ये जो है यहाँ पे 2 स्टेट बन गए। अब हमारा न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में होगा, तब जब इसमें रेडियो वेव हिट होगी, ΔE जो गैप है वो किसके बराबर होगा, h के। न्यू जहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी है हमारे रेडियो वेव की। तो इतनी गैप की एनर्जी जब इसको मिलेगी, तो ये जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं, जैसे कि जो ΔE जो है वो होता है H×γ-β0। यहाँ पे जो गामा है वो आपका क्या है, गामा जो है वो आपका है जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। ओके, गामा को हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है कि याद रखना है, H⁻ω⁵ तो जितना मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 ज़्यादा होगा, उतनी ही उन दोनों स्टेट की स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हुई, उनका गैप जो है ये गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना आप हाई B0 लगाएंगे उतना ही स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है कि जो म्यू अब्जॉर्ब है, म्यू अब्जॉर्बेंस जो फ्रीक्वेंसी है, उसका फार्मूला γ/2π/B0, ये इसी से डिराइव हुआ है ना। आप ΔE की जगह क्या लिख दो, H म्यू अब्जॉर्ब, और H की जगह क्या लिख सकते हो, H/2π γ/B0। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला है ΔE = G⁻β⁵। यहाँ पे G क्या है, G जो है वो न्यूक्लियर G फैक्टर है, और बीटा जो है वो क्या है आपका, बोर मैग्नेटॉन। तो आपको सीधे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको वैल्यू दी हो और आपको बस कोई एक चीज़ सॉल्व करने को पूछे। तो ये नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में इन फार्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक PYQ देखते हैं इसी फार्मूला के बेस्ड, एक PYQ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। The nuclear G factor of 1H and 14N are 5.6 and 0.4 respectively. If the magnetic field in an NMR spectrometer is such that the proton resonates at 700 MHz, then the 14N nucleus would resonate at। तो आपको क्या दे रखा है, G फैक्टर दे रखा है, किसका, 1H का G फैक्टर दे रखा है आपको 5.6 एंड 14N का G फैक्टर दे रखा है आपको 0.4, और आपको प्रोटॉन रेजोनेट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि म्यू अब्जॉर्बेंस दे रखा है आपको 1H का दे रखा है 700 MHz एंड आपको 14N का पूछा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा था, क्या था, ΔE = G⁻β⁵। ठीक है, अब ΔE की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, H म्यू अब्जॉर्ब = G⁻β⁵।
अभी हमें यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, जी और म्यू अब्जॉर्ब के बीच में, तो बाकी हम चीज़ों को सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि म्यू अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जी और म्यू अब्जॉर्बेंस का रेशियो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ 1H डिवाइडेड बाय म्यू अब्जॉर्बेंस ऑफ 1H जो है वो बराबर होंगे जी ऑफ 14N डिवाइड बाय म्यू अब्जॉर्बेंस ऑफ 14N। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जी ऑफ 1H हमें कितना दे रखा है, 5.6, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू जी 0.4 डिवाइडेड बाय, ये तो हमें पता ही करना है ना, 14N की तो पता करनी है हमें। तो अभी इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। म्यू अब्जॉर्बेंस 14N कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 5.6 इक्वल्स टू 4 का 5.6 में है हो जाएगा 16 बार, 16 का 700 में 50, तो 50 मेगाहर्ट्ज़। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 4th आंसर। तो अभी हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है, तो जब भी हम एनएमआर करते हैं तो हम प्रोटॉन की जहाँ पे भी पीक आती है उसको हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, और स्टैंडर्ड हमारा होता है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमारा एनएमआर जो स्पेक्ट्रा होता है, इंटेंसिटी वर्सेस केमिकल शिफ्ट, डेल्टा इज केमिकल शिफ्ट जो कि ppm में होती है। तो उसमें यहाँ पे 0 पे TMS की पीक होती है एंड देन यहाँ पे हमारे प्रोटॉन की पीक आती है, ठीक है। तो ये TMS से कितना शिफ्टेड है हमारे प्रोटॉन की पीक, TMS से कितनी दूर है हमारी पीक, उसको ही हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है न्यू प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या होती है, हमारा जहाँ पे प्रोटॉन जो है जो रेडियो वेव अब्जॉर्ब कर रहा है उसकी अब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए उसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी माइनस TMS के लिए उसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिवाइड करते हैं हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आती है उसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। अभी केमिकल शिफ्ट की यूनिट क्या होती है, तो जो प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी और TMS की फ्रीक्वेंसी को जब हम माइनस करते हैं तो वो हर्ट्ज़ में आती है, ठीक है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो इंटेंसिटी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्ज़ में होती है। तो अगर हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ कैंसिल हो जाएगा, और मेगा क्या होता है 10⁻⁶, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻⁶, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ को हम क्या कहते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट जो आती है वो ppm में आती है, पार्ट पर मिलियन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और ये ppm में होता है, ओके। अब 1H NMR के लिए जो केमिकल शिफ्ट के जो ट्रेंड है, जो ऑर्डर है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। कंपैरेटिव आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो क्या होता है, जब भी हमारे प्रोटॉन से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है वो, तो वो प्रोटॉन हमारा क्या हो जाता है, डीशील्डेड हो जाता है, ठीक है, डीशील्डेड हो जाता है। तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है डेल्टा वो हाई आती है। और इसका ही अपोजिट, जब हमारे प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो वो हमारा प्रोटॉन क्या हो जाता है, शील्डेड हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, शील्डेड। तो उसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो क्या आता है, कम आता है। तो आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डी शील्डिंग अगर बढ़ती है, अगर प्रोटॉन की डी शील्डिंग बढ़ती है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन डी शील्डेड होगा उतनी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आप देखिए फॉर्मिक एसिड सबसे पहले नंबर पे आता है, फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनकी
जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत डी शील्डेड होते हैं ना। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बहुत ही ज़्यादा डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको क्या करता है, डी शील्डेड करता है। तो उसकी वैल्यू आती है अराउंड 10 to 13 ppm, ठीक है। एंड ब्रॉड आता है इसका सिग्नल, क्योंकि हमारे सॉल्वेंट के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, इसके लिए इसका सिग्नल क्या आता है, ब्रॉड आता है। उसके बाद एल्डिहाइड जिनकी आती है 9 to 10 ppm। उसके बाद आते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोजन, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे लगे हुए हाइड्रोजन जिनकी वैल्यू होती है 6.5 से 8.5 ppm के आसपास, ठीक है। तो बेंजीन के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच आती है। उसके बाद आते हैं हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमारी एल्कीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू आती है 4.5 से 6.5। उसके बाद आते हैं हमारे हेट्रो एटम से लगे हुए हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हैलाइड हो सकता है। तो जितने भी हेट्रो एटम के पास वाले कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन होते हैं उनकी वैल्यू आती है 2.5 से 4.8। उसके बाद आते हैं अल्काइन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन, उनकी वैल्यू आती है 2 से 3। उसके बाद टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जिनकी वैल्यू आती है 1.7। देन सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जिनकी वैल्यू आती है 1.5। एंड देन हमारे प्राइमरी, ठीक है, जिनकी आती है 0.9 ppm, ठीक है। तो आपको ये आप वैल्यू भी याद रख सकते हो इनका, जो बहुत ही सिंपल है याद रखने में। अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती है तो आपको ये ट्रेंड तो पता ही होना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम 13C के केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर देखते हैं। तो जो कार्बन जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो डीशील्डेड कार्बन जो होता है वो होते हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन, है ना। कार्बोनिल कार्बन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीशील्डेड होते हैं, तो उनकी वैल्यू जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो 155 से 200 ppm के बीच जो है वो हमारे वैल्यू, उस रेंज में हमारी वैल्यू आती है। जो एल्डिहाइड वाले कार्बन हैं या फिर अमाइड वाले, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, उनके जो कार्बन हैं उन कार्बन की वैल्यू जो है वो इस रेंज में आती है 155 से 200 ppm के बीच, ओके। उसके बाद है 80 से 175 ppm। उसमें आते हैं हमारे अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कार्बन एंड C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, ठीक है। देन 40 से 80 ppm के बीच में जो है वो आती है हमारे हेट्रो एटम से जुड़े हुए कार्बन, यानी कि अगर ऑक्सीजन के पास जुड़ा हुआ कोई कार्बन है उसकी, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, उनसे जुड़े हुए जो कार्बन है उनकी पीक जो है वो 40 से 80 ppm के बीच आती है। देन लास्ट 8 से 60 ppm, ये वो कार्बन होंगे जो सबसे ज़्यादा शील्डेड है। तो वो कौन से हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, या फिर क्वार्टिनरी 4 डिग्री, है ना, चारों तरफ R ग्रुप लगे हुए हैं। उन कार्बन की जो NMR की केमिकल शिफ्ट है वो 8 से 60 ppm के बीच आती है, ठीक है। तो आपको ये जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है, केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बनते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो है नंबर ऑफ़ सिग्नल। तो आपको नंबर ऑफ़ सिग्नल के टाइम यही ध्यान रखना है, आपको वो सारे एटम्स, न्यूक्लियाई काउंट करने हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। जिनका भी केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, उन सबको आपको काउंट करना है। उन सब का ही एक एक सिग्नल आएगा। तो आपको सारे काउंट कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है हमारा एसीटोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आपको 1H में कितने सिग्नल मिलेंगे, तो आप देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट इनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। ये भी एक कार्बन से जुड़े हुए CH3, ये भी एक CH3 प्रोटॉन है। फिर ये आगे C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए हैं, ये भी आगे C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। तो 1H के लिए हमारे कितनी पीक आएगी, सिर्फ एक पीक आएगी, ठीक है। अभी 13C के लिए हमें कितनी पीक मिलेगी, तो हमारे पास 13C में कितने तरह का कार्बन है, एक तो हमारे पास ये वाले कार्बन है जो सेम है, एक तो ये कार्बन हो गया,
और दूसरा ये कार्बन हो गया जो कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। तो हमारे 13C में कितनी पीक आ जाएगी? 2 पीक आ जाएगी। ठीक है, अभी ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 1H में कितनी पीक आएगी? तो 1H में देखो, एक तो हमारे पास ये 3 प्रोटॉन एक तरीके के है, एक केमिकल एनवायरनमेंट में। फिर यहाँ पे जो प्रोटॉन लगे हुए हैं उनका एनवायरनमेंट सेम है यहाँ पे दोनों, तो इनकी दूसरी पीक। फिर यहाँ पे जो प्रोटॉन लगे हुए इनका एनवायरनमेंट सेम है, तो ये तीसरी पीक हो गई। और फिर चौथा हमारा ये हो गया। तो हमारे 1H में कितनी पीक आएगी? 4 पीक आएगी। फिर 13C में कितनी आएगी? तो 13C में देखते हैं, एक हमारा ये वाला कार्बन है, फिर दूसरा ये, फिर ये दोनों सेम है, फिर चौथे नंबर पे ये वाले दोनों सेम है, और 5वां ये। तो कितनी पीक हो जाएगी? 5। 13C में कितनी पीक आएगी? 5। अभी इसको देखते हैं, इसमें 1H में कितनी पीक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक तरीके के हैं, तो एक। यहाँ पे लगे हुए हाइड्रोजन एक तरीके के एनवायरनमेंट में है, तो 2। और यहाँ पे जितने भी अप में जो हाइड्रोजन होंगे, जितने भी ऊपर हाइड्रोजन होंगे वो एक एनवायरनमेंट में होंगे, तो उनकी 3, तीसरी पीक उनकी आ जाएगी। और जो नीचे की तरफ जो हाइड्रोजन होंगे उनकी एक चौथी पीक आ जाएगी, है ना, 4 पीक हो जाएगी। तो 1H की कितनी पीक आ जाएगी? 4। अभी देखते हैं 13C में कितनी आएगी। तो एक हमारा ये वाला कार्बन हो गया, फिर ये, इन दोनों की पीक सेम आएगी, 2 नंबर। उसके बाद ये वाले सारे कार्बन तो क्या है? सेम ही है, सेमी केमिकल इन्वायरमेंट में है, 3 पीक हो गई इनकी, है ना। तो 13C में कितनी पीक आ जाएगी? 3। ओके, तो अब नंबर ऑफ सिग्नल पे बहुत सारे PYQs बनते हैं, हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए इसका नंबर ऑफ सिग्नल को लेकर। तो कुछ PYQs अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन द प्रोटॉन डीकपल 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। प्रोटॉन डीकपल का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। 13C जो है वो 1H से स्प्लिटिंग नहीं कर रहा है। अभी हम आगे देखेंगे स्प्लिटिंग क्या होती है, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ 13C के सिग्नल काउंट करने हैं। ओके, स्प्लिटिंग को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने पीक आएंगे तो हम देखेंगे। देखो ये वाले जो है, ये रिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, एक रिंग ऐसे है और एक रिंग इसके ऐसे है। ठीक है, तो इसके इस रिंग के परपेंडिकुलर में ये वाली रिंग है और इस रिंग के परपेंडिकुलर में ये है। तो ये आपस में दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सेम होगा। ओके, इसीलिए इस कार्बन की और इस कार्बन की पीक जो है वो सेम आएगी। तो ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, फिर ये वाले जो कार्बन है ये सेम है। ठीक है, तो इनसे हमारी दूसरी पीक आ जाएगी। ठीक है, दूसरा सिग्नल आ जाएगा। फिर ये जो कार्बन है यहाँ पे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इन तीनों से इन चारों की सेम सिग्नल आएगा, तो तीसरा पीक यहाँ से हो गया। ठीक है, देन ये वाले ये हो गए 4। ठीक है, देन ये वाले लास्ट ये हो गए 5। तो इसमें कितनी पीक आ जाएगी? 5 पीक। ठीक है, तो ये कैसे है, ये रिंग एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इनका एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम है। ओके, तो ऐसे इसमें आप एक प्लेन डाल के फिर भी आप इसको कर सकते हो। आप एक मिरर डालो, फिर आप देख सकते हो कौन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे ये सब जो है वो सेम इन्वायरमेंट में है, इसलिए इनके सिग्नल जो है वह सेम आएंगे। और हमें टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे? 5 सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल इन द 13C ब्रैकेट 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ R4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल आर। तो ये 13C ब्रैकेट 1H NMR का मतलब क्या होता है? सेम जो अभी हमने यहाँ बात की प्रोटॉन डीकपल्ड, यही होता है इसका मतलब। ओके, तो ये प्रोटॉन डीकपल स्पेक्ट्रा का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम ही है।
अभी हमें इसमें पूछे R4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल में, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, ओके। 4 पे एक मिथाइल ग्रुप है जिसका R है कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी के लिए इसको स्टीरियो दे देते हैं, ठीक है। एंड पेंटेन 2 पे ऑल यानी कि 2 पे हमारा OH ग्रुप है और इसकी स्टीरियो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब अगर इसकी अब आप इस सेंटर को देखोगे तो एक कायरल कार्बन है, इसके चारों तरफ ग्रुप क्या है, डिफरेंट, एक कायरल कार्बन है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में फिर यहाँ पे जो 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों ही CH3 है, तो ये दोनों CH3 का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा इसका और इसका, ठीक है। तो इनकी पीक अलग अलग आएगी क्योंकि ये कायरल कार्बन वाले चेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितनी पीक आएगी टोटल 13C की, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जब भी आपकी चेन में जो है कार्बन चेन में कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में अगर 2 सिमिलर ग्रुप भी प्रेजेंट है एक ही कार्बन पे, उनकी पीक अलग अलग आती है, ठीक है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एक इस OH के रिस्पेक्ट में अबव द प्लेन हो सकता है, एक बिलो द प्लेन हो सकता है, तो उन दोनों का इन्वायरमेंट तो अलग अलग हो जाएगा, तो उनकी पीक भी डिफरेंट आएगी, है ना। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इसमें 1H हमें सिग्नल कितने मिलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा है, तो अब इसमें कितने 1H हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, वो तो सेम इन्वायरमेंट में है तो उनका एक सिग्नल, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो भी सेम इन्वायरमेंट में है तो उनका दूसरा सिग्नल, फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाले, इनका तीसरा, और फिर जो ये CH3 के हैं यहाँ पे, इनका चौथा, तो 4 सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको नंबर ऑफ सिग्नल पूछे होते हैं 1H के या 13C के, तो बहुत ही आसान होते हैं, तो बस आपको जस्ट सिमेट्री देख के आप बता सकते हो, तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्नल एक्सपेक्टेड फॉर द गिवन कंपाउंड इन 1H एंड 13C दोनों पूछा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं हम, ये स्ट्रक्चर है हमारा। पहले हम देखते हैं कि 1H में कितने सिग्नल आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी इन सब हाइड्रोजन के अलग अलग सिग्नल आएंगे, तो ये ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनका एक सिग्नल आएगा, ये नीचे वाले हाइड्रोजन का दूसरा सिग्नल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, उनका अलग अलग सिग्नल आएगा, 3 4। उसके बाद में यहाँ पे जो अबव जो हाइड्रोजन होंगे उनका अलग 5, और नीचे जो हाइड्रोजन होंगे उनका अलग 6। तो हाइड्रोजन के टोटल 6 सिग्नल हो गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए, दूसरा या चौथा हो सकता है। अभी हम 13C काउंट करते हैं, ठीक है। तो 13C के लिए हमें कार्बन देखने, तो ये 1, फिर ये दोनों 2, फिर ये 3, ये वाले 4, एंड देन ये 5। तो 5 कार्बन के अलग अलग सिग्नल आएंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है वो जो है वो किस वजह से होते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें हम अगर इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन का जो सिग्नल आएगा हमारे पास, वो इसके नियर बाय जो हाइड्रोजन है उनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन का सिग्नल जो है वो इसके नियर बाय जो प्रोटॉन है उनके मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट की वजह से, अगर वो उसके साथ अलाइंड है या उसको अपोज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो पीक जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है इन सिग्नल की, ठीक है। तो इसी को हम
तो हमें जो NMR सिग्नल मिलते हैं वो हमें स्प्लिटेड सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम इस 2ni+1 रूल से देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, जो भी नियर बाय प्रोटॉन है उनके नंबर, जो उसके नियर बाय जिस प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है उन प्रोटॉन का नंबर, और i क्या है उस प्रोटॉन का, प्रोटॉन भी हो सकता है कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक नंबर। तो अगर हमारा प्रोटॉन है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो 2 × n × i की वैल्यू अगर हाफ रखें, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो n+1, ठीक है। तो हमारा रूल क्या हो गया, n+1 रूल। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे CH3 में H3 का यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल आएंगे, इन H3 की वजह से एक, इनकी वजह से एक, और इसकी वजह से एक, तो 1 2 3 टोटल 3 सिग्नल आएंगे, ठीक है। अब जो CH3 की वजह से जो सिग्नल होंगे वो इस CH2 की वजह से क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो H2 यानी कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 2, तो n+1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। तो जो हमारा CH3 का जो पीक आएगा वो एक ट्रिपलेट आएगा, क्या आएगा, ट्रिपलेट। 3 आया ना तो ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो पास्कल ट्राइंगल से पता करता है, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है उसकी जो इंटेंसिटी है वो पास्कल ट्राइंगल से पता करते हैं। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, 1:2:1, 1:3:3:1। ये आप ऐसे ऐड करते जाओ और आता जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 3 आया, फिर 1 और 3 4, 3 and 6, 3 and 3 6, देन अगेन 4, देन अगेन 1। तो ये सिंगलेट के लिए, ये ट्रिपलेट के लिए, ये क्वार्टेट के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1:1 होता है, 1 देन 1:1, ओके, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट आया तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1:2:1, ठीक है। अब अगर CH2 की बात करें तो CH2 के नियर बाय में क्या है, CH3 यानी कि 3 प्रोटॉन है, तो 3 + 1 यानी कि 4 क्वार्टेट आएगा CH3 का, ओके। और ये क्वार्टेट की इंटेंसिटी क्या होगी, 1:3:3:1, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये है बेंजीन रिंग पे CH3 और NH3 लगे हुए हैं, NH2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी पीक आएगी, इस CH3 की वजह से 1, NH2 की वजह से 2, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में हैं और ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में, तो टोटल 4 पीक आएगी। उसमें अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इन दोनों हाइड्रोजन की इसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो n+1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 + 1, जो कि क्या आ जाएगा, 2, यानी कि एक डबलेट आएगा, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1:1 पास्कल ट्राइंगल से, ठीक है। और इन हाइड्रोजन का भी इनकी वजह से क्या होगी, स्प्लिटिंग, तो इनके नियर बाय भी 1 हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 डबलेट आ जाएगा विथ 1:1 इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कर सकते हो। तो एक PYQ देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। द हाइपोथेटिकल NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1H इन 1HC2H वुड कंसिस्ट ऑफ, और स्पिन दे रखी है 2H की जो स्पिन है वो 1 है, तो ये जो 1H है इसका आपको स्पेक्ट्रम पूछा है कि क्या होगा, और आपको पूछा है कि सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, या ट्रिपलेट 1:1:1 होगा, या ट्रिपलेट 1:2:1 होगा, क्या होगा ये आपको पूछा है। तो 1H है तो वो किससे स्प्लिट हो सकता है, इस कार्बन पे लगे 2H से स्प्लिट हो सकता है, इसके नियर बाय में यही है, यानी कि ड्यूटीरियम, 2H यानी कि ड्यूटीरियम से स्प्लिट हो सकता है, और एक ही है तो हम n+1 रूल लगाएंगे इसके लिए, तो एक ही है, सॉरी यहाँ पे इसकी जो स्पिन है वो 1 दे रखी है, तो हम n+1 नहीं लगा सकते। हम n+1 कब लगाते हैं, जब i क्या हो, हमारा हाफ हो, लेकिन यहाँ पे तो i 1 दे रखा है, तो हमें क्या लगाना होगा, 2ni+1 लगाना होगा ना, जो हमारा ओरिजिनल रूल है। तो 2 × n कितना है, n नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो 2H तो एक ही है, तो 1 × i कितना दे रखा है, 1, तो 1 + 1,
तो 2 इंटू वन यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया 3। 3 का मतलब क्या आ जाएगा, एक ट्रिपलेट आ जाएगा। अब आपने ट्रिपलेट देख लिया, अब आप क्या करोगे 1:2:1 को क्लिक कर दोगे और ये आंसर सही कर दोगे, और ये आप हो जाओगे गलत, क्योंकि 1:2:1 ये जो हमने पास्कल ट्राइंगल जो बनाया है यहाँ पे, ये हमको तभी यूज़ करना है जब i इजिकल्स टू क्या हो, हाफ हो। i इजिकल्स टू हाफ में ही हमें पास्कल ट्राइंगल यूज़ करना है। अगर i इजिकल्स टू हाफ नहीं है तो हमें क्या यूज़ करना है, नॉन पास्कल ट्राइंगल यूज़ करना है। ठीक है, तो नॉन पास्कल ट्राइंगल कैसा होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नॉन पास्कल ट्राइंगल, नॉन पास्कल ट्राइंगल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। नॉन पास्कल ट्राइंगल होता है कि जब ट्रिपलेट आता है तो उसकी इंटेंसिटी होती है 1:1:1 फॉर i इजिकल्स टू 1। ये i इजिकल्स टू 1 के लिए, ट्रिपलेट के लिए 1:1:1। ठीक है, अब अगर वहीं पे अगर आपका एक क्विंटेट आ जाए तो उसकी हो जाएगी 1:2:3:2:1। ठीक है, ये n इजिकल्स टू 1 के लिए, ये n इजिकल्स टू 2 के लिए। आप इतना भी याद रखोगे तो आई थिंक इनफ होगा। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल, नॉन पास्कल ट्राइंगल से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इतना भी इनफ होगा। तो i इजिकल्स टू 1 में हम क्या लगाएंगे, i इजिकल्स टू 1 में हम क्या लगाएंगे, नॉन पास्कल ट्राइंगल, और उससे हमारी इंटेंसिटी क्या आती है 1:1:1। तो 1:1 क्लिक नहीं करना है, हमारा आंसर थर्ड सही होगा 1:1:1। ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है कि i इजिकल्स टू 1 दिया हुआ है, मतलब आप पास्कल तो नहीं लगा सकते, मतलब 1:1 वाला आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पास्कल से आता है। तो बचा क्या, यही बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल के। तो 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ DMSO D6 यानी कि ड्यूटीरेटेड DMSO की बात कर रहे हैं ना, तो DMSO का हम बना देते हैं, ड्यूटीरेटेड है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होंगे, ड्यूटीरियम होंगे। ठीक है, गिव्स अ सिग्नल एट 39.7 ppm एज ए, तो इस कार्बन का आपको सिग्नल मिलेगा 39.7 पे, वो सिग्नल दे रखा है। अब उसकी आपको पूछा है कि वो उसकी मल्टीप्लिसिटी पूछी है ना सिग्नल की, तो क्या होगा। तो ड्यूटीरियम के लिए अभी हमने बात की, आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ड्यूटीरियम के लिए। तो कार्बन के पास अब हम 2Ni+1 रूल लगाते हैं कार्बन के लिए, कार्बन का सिग्नल कैसा आएगा, तो 2 इंटू n। अब ड्यूटीरियम के नंबर कितने हैं 3, तो 3 इंटू आई कितना है 1 + 1, तो ये जगह 2 3 6 6 1 6 + 1 = 7। 7 यानी कि क्या आ जाएगा, सेप्टेट आ जाएगा। ठीक, तो फोर्थ जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग पे भी बहुत सारे PYQs आते हैं, तो आप इनको देख सकते हो और इनको अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी होता है ये। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द पैटर्न ABCD 4 पैटर्न दे रखे, फिट्स बेस्ट विद द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ TiCl3CdH2 गिवन कि 1J ऑफ CH इज़ ग्रेटर देन 1J ऑफ CD, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब CH मतलब J क्या है यहाँ पे, J आपका है यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट आपका क्या बताता है, जब भी आपके सिग्नल स्प्लिट होता है, ठीक है, जैसे कि आपका डबलेट आया, तो इसके बीच का जो गैप है वो होता है आपका J कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो J जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपके जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दो आपके इन पीक्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और J जितना कम होगा उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि TiCl3CdH2 में क्या होगा, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। और मैं क्या पूछा 13 से, यानी कि कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए ड्यूटीरियम से भी स्प्लिटिंग होगी और हाइड्रोजन से भी स्प्लिटिंग होगी, और फिर इन दोनों की स्प्लिटिंग का मल्टीप्लाई होकर हमें ओवरऑल स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि ड्यूटीरियम की वजह से कैसा होगा, तो 2Ni+1 2 इंटू ड्यूटीरियम का नंबर कितना है, एक ही ड्यूटीरियम है, आई की वैल्यू कितनी होती है ड्यूटीरियम के लिए 1 + 1,
तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, यानी कि ट्रिपलेट आएगा एक, और वो किस इंटेंसिटी में आएगा? 1:1:1। फिर हम हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 2Na+1, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू हाफ, हाइड्रोजन के लिए I का वैल्यू हाफ होता है, +1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2 + 1 = 3, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? फिर से एक ट्रिपलेट, बट इस केस में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 1:2:1, यानी कि हमें कार्बन 13C में जो पीक मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट मिलेगा, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, 3 इंटू 3 यानी कि 9, टोटल 9 पीक्स होगी हमारे पास, 9 6 पीक्स। तो देखो सब में ही 9 पीक दे रखी है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, इसमें कितनी दे रखी है? 6, तो 6 तो गलत हो गया, टोटल कितना आना चाहिए? 9, तो सी तो हमारा गलत ही हो गया। अब 3 हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अभी देखो हमें इसको इंटेंसिटी, अभी हमारे पास जो आंसर निकालने का जो तरीका बचा है वो है इंटेंसिटी के बेस पे, ठीक है। तो जो ड्यूटेरियम की वजह से स्प्लिटिंग आ रही है उनकी इंटेंसिटी क्या है? 1:1:1, मतलब तीनों का जो हाइट होगा पीक का वो सेम होगा, 1:1:1। तो ऐसा हमें देखना है, और जो हाइड्रोजन की वजह से आ रही है वो 1:2:1, यानी कि इसमें कुछ ऐसे पीक आएगी, और ड्यूटेरियम की वजह से ऐसे पीक आएगी। अब इनकी हमें सिग्नल की पोजीशन से इसको सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्या दे रखा था कि जो कपलिंग कांस्टेंट CH का है वो ज़्यादा है CD से, तो यानी कि जो CH की वजह से जो स्प्लिटिंग होके जो हमारे सिग्नल आए हैं उनकी इंटेंसिटी 1:2:1 की होगी, और उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास पीक इस तरीके से है और दूर दूर है, वो हमें देखना है। तो ऐसा कहाँ पे है? ऐसा तो B ऑप्शन में है, जहाँ पे देखो ये पीक ऐसे है 1 then 2 then 1, क्योंकि इनकी कपलिंग ज़्यादा है तो ये कपलिंग कांस्टेंट इनका क्या आया है? ज़्यादा आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1:2:1 यहाँ पे करके दे रखा है, लेकिन ये तो कपलिंग कांस्टेंट कम हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है? CH की ज़्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इनकी कपलिंग कांस्टेंट्स कम कर दी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, जहाँ पे जो पहले जो स्प्लिटिंग हो रही है ये हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, और ये वाली जो स्प्लिटिंग हो रही है इनकी आपस में ये ड्यूटेरियम की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन करना था कि CH जो है वो ज़्यादा है, तो 1:2:1 वाले सिग्नल में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एंड CD कम है, तो 1:1 वाली जो सिग्नल है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो B ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हो तो आपको स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो उस स्प्लिटिंग में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ पीक। तो इंटेंसिटी ऑफ पीक हम कैसे पता करते हैं? तो जैसे कि मान लो आपको दे रखा है CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये CH3 है इनका इन CH2 की वजह से क्या आएगा? एक ट्रिपलेट आएगा, और ये जो CH2 है इनका इन 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या आएगा? एक क्वार्टेट आएगा। लेकिन ये जो ट्रिपलेट है ये ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये जो क्वार्टेट है वो 2 हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है, ये 3 की वजह से आ रहा है, ये 2 की वजह से, तो ऑब्वियसली हमारी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। और ये तो 2 हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी कम होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा ट्रिपलेट है वो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो जो हमारा क्वार्टेट है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी क्या होगी? उससे कम होगी, और इनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा, है ना। तो इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ पीक भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वजह से पीक आ रही है उनसे आप देख सकते हो कि उनकी इंटेंसिटी का रेशियो कैसे हो सकता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं आपको क्वेश्चन के मीडियम से इसको और अच्छे से समझा पाऊँगी आई थिंक।
तो क्वेश्चन है द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन, एसीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2 Cl2, ये दो है, इनका मिक्सचर है। इन CdCl3 एग्जिबिट 2 सिंगलेट्स ऑफ 1:1 इंटेंसिटी, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर लिया है आपने, इन दोनों का मिक्सचर लिया है और इनमें जो इनका पीक आ रहा है, अब इन 6 हाइड्रोजन की वजह से एक पीक आएगी और इन 2 हाइड्रोजन की वजह से एक पीक आएगी। तो ये बोला इनकी जो इंटेंसिटी जो है वो 1:1 में है, इनकी इंटेंसिटी 1:1 में है। तो मोलार रेशियो ऑफ एसीटोन टू डाइक्लोरोमीथेन इन द सॉल्यूशन इज, तो हमको इनका मोलार रेशियो बताना है। तो एसीटोन में कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6, और डाइक्लोरोमीथेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। अब इनकी इंटेंसिटी जो आ रही है वो 1:1 आ रही है। तो 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन की इंटेंसिटी 1:1 कब आ सकती है, जब जो हमारा एसीटोन जो है जिसमें 6 हाइड्रोजन है वो 1 टाइम हो, लेकिन जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है, इसको मैं शॉर्ट में DCM लिख रही हूँ, डाइक्लोरोमीथेन, जिसमें 2 प्रोटॉन है, वो 3 टाइम हो, तब हो सकता है, क्योंकि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6, तभी इनकी इंटेंसिटी 1:1 आ सकती है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर है उसमें एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन का रेशियो क्या है, 1:3 है। जो डाइक्लोरोमीथेन है वो 3 टाइम ज़्यादा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इंटेंसिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एक PYQ है, जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे PYQ हैं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको शायद बहुत हेल्प मिलेगी। तो NMR से इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 1H के डेटा दे रखे होते हैं, 1H या 13C के डेटा दे रखे होते हैं, और कुछ बहुत सारे 4 ऑप्शन में स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं, और आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है उस डेटा को बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है। तो इसके लिए देखो हम करते हैं, तो हमें कितने पीक आ रही है 1H NMR में, 7.36 पे एक डबलेट आ रहा है, 7.25 पे एक डबलेट आ रहा है, एंड 1.29 पे एक सिंगलेट आ रहा है। तो टोटल 3 पीक आ रही है। तो हम पहले तो ऐसे ऑप्शन देखते हैं जिनमें 3 पीक आ रही है, वो हमारे ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोटॉन है उनकी एक पीक आएगी, यहाँ पे जो प्रोटॉन है उनकी दूसरी, और फिर ये CH3 पे लगे हुए इनकी तीसरी पीक, यानी कि ये आंसर हमारा हो सकता है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, इस वाले CH3 से एक पीक आएगी, यहाँ पे लगे हाइड्रोजन से दूसरी, यहाँ से तीसरी, और इन CH3 से चौथी। तो 4 पीक तो नहीं, हमारे पास 3 ही पीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनसे एक, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा जिससे 4, और यहाँ से 5। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और इनसे 5, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जिसमें 3 पीक आ रही है। अब इसको भी आपको मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये डेटा कैसे आप मैच कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास तीनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते और 2 बच जाते, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो 7.38 और 7.25 ये बेंजीन के प्रोटॉन की है, ठीक है। इन दोनों प्रोटॉन की आएगी और इन दोनों प्रोटॉन की आएगी। अब क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन की इधर Br लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, तो जो 7.38 है वो इनकी होगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 7.25 इनकी वैल्यू होगी, और जो 1.29 है वो मीथेन की, और ये जो 9 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, उनके इस पास वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो 9 हाइड्रोजन का क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, है ना, इसलिए सिंगलेट दे रखा है। और ये वाले जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ और आपस में कपल करेंगे, तो एक हाइड्रोजन की वजह से क्या होगी, स्प्लिटिंग, डबलेट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डबलेट दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।